हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी लास्ट कुछ वीडियोस से मैं टॉर्क डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉर्क से रिलेटेड बताया था कि टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करते, कौन कौन से पैरामीटर्स पर ये डिपेंडेंट रहता है। आज मैं आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन बताने जा रही हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि टॉर्क्स 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि हमको इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में, मतलब जब तक रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है, तो शुरुआत में रोटर को घुमाने के लिए कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क कितना है वो हमें समझना चाहिए, और साथ में रनिंग टॉर्क कितना होगा वो हमें समझना चाहिए। इसी 2 टाइप के टॉर्क्स हम पढ़ते हैं। एक होता है स्टैंड स्टिल टॉर्क, जो कि रोटर को इनिशियली स्टार्ट करने के काम आता है, और दूसरा होता है रनिंग टॉर्क, जो रोटर घूम रहा है वो घूमते हुए इंडक्शन मोटर में अगर हम लोड वैरी करते तो उस हिसाब से रनिंग टॉर्क कैसे वैरी होता है, वो सारी चीज़ें हम इन दोनों से समझ सकते हैं। ये भी मैं बता दूं कि शुरू में जब हम मोटर को नो लोड कंडीशन में रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोटर पर लोड ही नहीं लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कम भी चलेगा। पर अगर इंडक्शन मोटर लोड पर स्टार्ट हो रही है तो फिर हमें स्टार्टिंग टॉर्क उतना सफिशिएंट लगेगा जो उस लोड में टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर पाए या लोड को घुमा पाए। साथ में अगर हेवी लोड है तो हमें हेवी स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क लगेगा। तो बेस्ड ऑन स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब कम या ज़्यादा, तो हम 2 टाइप की इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन वाइज समझ सकते हैं। एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी ही। और स्टार्टिंग में मैंने जब आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी मोटर्स बताया था तब वहाँ पर मैंने ये नाम लिए थे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एज सिंक्रोनस मोटर के तहत स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और ये वाली है स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं हम इसे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये 2 टाइप की इंडक्शन मोटर्स होती है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग टॉर्क के बेसिस पर कैसे इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्या डिफरेंस है, कैसे स्टार्टिंग टॉर्क दोनों में डिफरेंट मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। पर पहले मैं आपको डेवलप टॉर्क, स्टैंड स्टिल डेवलप टॉर्क समझा देती हूँ। ये स्टैंड स्टिल डेवलप टॉर्क है जिसको टाउ एस टी, मैं टाउ से टॉर्क को एक्सप्रेस करती आई हूँ। यहाँ पर मैं एस टी सफिक्स में लगा के स्टार्टिंग का एस टी ले रही हूँ, तो ये टाउ एस टी स्टार्टिंग टॉर्क है। तो इसके एक्सप्रेशन को समझना है तो टाउ स्टार्टिंग जो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा E20 I20 cos phi20। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है E2 I2 और cos phi2 के। यहाँ 2 सफिक्स का मतलब है कि स्टार्टिंग की केस हो या रनिंग की केस हो, रोटर में डेवलप होने वाला टॉर्क ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रही हूँ तो मैं 20 मतलब व्हेन द रोटर स्पीड इज 0, तो शुरुआत में ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है रोटर बार्स में, उसकी वजह से करंट जो इंड्यूस हो रहा है रोटर बार्स में, और जो पावर फैक्टर है 3 फेज रोटर सर्किट का पर फेज का वो है। और रनिंग की बात करूं तो आर लगा दे रही हूं, इसका डिस्कशन मैं लेटर करूंगी। पर 2 का मतलब रोटर, 20 का मतलब स्टार्टिंग, 2R का मतलब रनिंग कंडीशन। अब मैं स्टार्टिंग टॉर्क डिस्कस कर लेती हूँ। तो टाउ स्टार्टिंग जो होगा वो E20 I20 cos phi20 होगा। यहीं से ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1 इंट्रोड्यूस कर दे रही, तो टाउ स्टार्टिंग इज इक्वल टू K1 E20 I20 cos phi20 होगा। I20 कितना होगा? I20 होगा रोटर सर्किट में पर फेज में अगर EMF E20 इंड्यूस हुआ है तो डिवाइडेड बाय Z20 करूंगी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो मुझे करंट I20 मिलेगा। तो मैं इस तरीके से I20 को डिफाइन कर सकती हूँ, E20 अपॉन Z20 करके मुझे I20 का एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब E20 अपॉन अंडर रूट
R2 स्क्वायर प्लस X2 जीरो स्क्वायर। अब आप कहेंगे R2 के साथ R2 जीरो क्यों नहीं है? तो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलेगी, चाहे स्टार्टिंग में हो या रनिंग कंडीशन में हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये रोटर की स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं होता। रोटर की इररिस्पेक्टिव ऑफ द रोटर स्पीड दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए मैं इसको R2 से एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर अंडर रूट ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये इम्पिडेंस हो जाएगा। तो ये करंट का मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरीके से अगर मैं पावर फैक्टर मैग्नीट्यूड देखूं तो रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस होता है, मतलब R2 अपॉन Z2 जीरो होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 अपॉन Z2 जीरो इज इक्वल टू R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 जीरो स्क्वायर। ये पावर फैक्टर कॉस फाई टू जीरो का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब मैं I2 जीरो और कॉस फाई टू जीरो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो टाउ स्टार्टिंग इज इक्वल टू K1 E2 जीरो, I2 जीरो की जगह E2 जीरो अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 जीरो, और कॉस फाई टू जीरो की जगह R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 जीरो आ जाएगा। अब ये K1 हुआ, E2 जीरो का स्क्वायर हो गया, R2 हो गया, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट मिला के पावर 1 हो जाएगी, तो R2 स्क्वायर प्लस X2 जीरो स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा विथ पावर 1 हो जाएगा। अब K1 की जो वैल्यू होती है वो 3 अपॉन 2 पाई NS होती है, तो वो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो E2 जीरो R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 जीरो, ये पूरा इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा टॉर्क का। अब टॉर्क के एक्सप्रेशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? रेजिस्टेंस के, रोटर बार्स के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब रोटर बार्स का रेजिस्टेंस कम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा, रोटर बार्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। मतलब अगर आपको मोटर को हेवी लोड से स्टार्ट करना है, हेवी लोड लगा हुआ है और आपकी मोटर ने इतना स्टार्टिंग टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर देना चाहिए कि वो हेवी लोड टर्न हो सके, तो इसका मतलब आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी R2 को बढ़ाने की, रोटर बार्स के रेजिस्टेंस को बढ़ाने की, तो आप हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट रहता है। तो रोटर रेजिस्टेंस के बेस्ड ऑन रोटर रेजिस्टेंस क्वांटिटी हमारी इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती है, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर जो है वो शॉर्ट सर्किटेड रहता है, तो एक बार जो रोटर बार्स प्लेस हो गए, किसी भी मटेरियल के बन गए और रोटर स्लॉट्स में प्लेस हो गए, तो इसके एक्सटर्नल इसके रेजिस्टेंस को हम नहीं बदल सकते रोटर बार्स के। पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो होता है वो रोटर सर्किट के साथ स्लिप रिंग्स के थ्रू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंसर्टेड रहता है या कनेक्टेड रहता है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम स्टार्टिंग टाइम पे इंसर्ट कर देते हैं और जैसे ही मोटर नॉर्मल स्पीड गेन कर लेती तो इस रेजिस्टेंस को हम कट आउट कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस जो होता है ये स्लिप रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है रोटेटरी रोटर से मदद करता है रोटेटरी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन करने में। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है वो शुरू में हम हाई रखते हैं और जैसे ही मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है तो थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल स्पीड पे वो घूमने लगती तो इस रेजिस्टेंस को हम कट आउट कर देते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हमारे पास ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं डेवलप हो रहा है, क्या इवेंचुअली कैसे वो हो रहा है, कम स्टार्टिंग टॉर्क क्यों डेवलप हो रहा है, उसका डिस्कशन कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं बोर्ड रब करके स्लिप रिंग से रिलेटेड जो भी डिस्कशन मुझे करना है वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या है बेटा, रोटर बार्स का रेजिस्टेंस तो कम ही रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग सर्किट का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखें ना, किसी भी पर्पज़ से, अपने किसी पर्पज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो I2R लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, कॉपर लॉसेस मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम जिस पर्पज़ से इनपुट पावर दे रहे हैं और जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम रोटर बार्स के रेजिस्टेंस को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो इसका मतलब रोटर बार्स का रेजिस्टेंस कम है। ठीक, रोटर बार्स का रेजिस्टेंस कम है तो मैं कहूँगी Z2 जो है R2 प्लस JX2 वो कम है।
अब वो कम है तो करंट कैसा हो जाएगा, इम्पिडेंस कम है तो करंट कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, करंट की लेंथ में अगर ज़्यादा बता दूँ है, मतलब हो रही है ज़्यादा, पर क्या हो रहा है, साथ में एक और चीज़ हो रही है कि रेजिस्टेंस जो है रोटर बार्स का वो कम है, पर रोटर बार्स का स्टार्टिंग में रिएक्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। किस वजह से बेटा ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इम्पिडेंस तो कम ही है कहना चाहिए, मतलब R2 + jX2 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो रहा है, वो तो कम ही है, पर रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंस ज़्यादा है। मतलब ये सर्किट आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला हो जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला सर्किट हो गया मतलब पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा, यानी करंट जो होगा रोटर करंट पर फेज का वो अपने ईएमएफ को ज़्यादा एंगल से लैग करेगा। फिर से बोलूँ, करंट की लेंथ ज़्यादा है बेटा, क्योंकि इम्पिडेंस इतना ज़्यादा नहीं, इम्पिडेंस कम ही है, पर उस इम्पिडेंस में R2 का में रिएक्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए पावर फैक्टर कैसा है, पुअर है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस ज़्यादा है, और पावर फैक्टर पुअर हुआ तो टॉर्क भी कैसा डेवलप होता है, कम ही डेवलप होगा। लास्ट वीडियो में मैंने पावर फैक्टर और टॉर्क का कनेक्शन बताया। तो इवेंचुअली स्टार्टिंग टॉर्क पर एम्पियर इज वेरी पुअर एंड इट इज़ 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है करंट हाई होने के बावजूद, इनिशियल टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क जो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो पुअर पावर फैक्टर की वजह से कम प्रोड्यूस हो रहा है, वो लगभग 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क है। तो और करंट साथ में ये कितना है, फुल लोड करंट का 5 to 7 टाइम्स करंट है, मतलब फुल लोड करंट के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग करंट की बात करो तो 5 to 7 टाइम्स है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 5 to 7 टाइम्स क्या 4 to 3 टाइम्स भी नहीं हो पा रहा है, वो 1.5 टाइम्स हो रहा है फुल लोड टॉर्क का। तो इस तरीके की मोटर्स जो है वो वहाँ यूज़ नहीं की जाती, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बोर्ड रब करके आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे इंप्रूव होता है, तो हम इस सर्किट में रोटर बार्स के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हो, जैसे ही रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। मतलब इस केस में R2 जो है वो ज़्यादा होगा X2 से, R2 जो है वो ज़्यादा होगा X2 से, और R2 अगर ज़्यादा रहा X2 से तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो ही जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग देयर पावर फैक्टर बाय इंक्रीजिंग R2। और बाद में क्या होता है, मोटर जब स्पीड गेन कर लेती है तो ये वाले रेजिस्टेंस को हम कट आउट कर देते हैं। अब यहाँ इस वाले रेजिस्टेंस को हम कट आउट कर देते हैं नॉर्मल स्पीड पे जब मोटर आ जाती। क्यों ऐसा करते हैं, एक तो I2R लॉसेस ज़्यादा होते रहेंगे अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने इंसर्ट करे रहे तो। दूसरा ये कि शुरुआत में तो Z2 का मैग्नीट्यूड बढ़ ज़रूर रहा है क्योंकि आप R2 को ज़्यादा रख रहे हो, और X2 तो आपका जो है वो है ही, पर R2 के ज़्यादा होने से Z2 आपका बढ़ जा रहा है। Z2 बढ़ रहा है तो करंट कम हो जा रहा है, करंट कम हो रहा है, पर फिर भी स्टार्टिंग टॉर्क किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बहुत कम है। करंट का मैग्नीट्यूड कम है पर साथ में करंट और EMF का बीच का फेज डिफरेंस भी कम है, तो ये टॉर्क को इम्प्रूव कर दे रहा है। पर जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन कर लेगी उस स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी करंट की वो कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साथ में करंट भी कम हो रहा है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम होने से करंट भी कम हो जाता है इसमें इंडक्शन मोटर में, तो करंट कम होने से टॉर्क कम हो जाएगा। मतलब शुरू में अगर मैं कहूँ एट फर्स्ट द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर प्रीडोमिनेट्स द करंट डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ Z2, मतलब शुरू में Z2 के बढ़ने से करंट कम होना भले ही सप्रेस हो जा रहा है क्योंकि पावर फैक्टर टॉर्क को इम्प्रूव कर दे रहा है स्टार्टिंग टॉर्क को, पर बाद में क्या हो रहा है, जो Z2 बढ़ चुका है R2 की वजह से, वो Z2 जो है वो अपना असर करंट को कम करने में ज़्यादा दिखा दे रहा है, जो टॉर्क को और रिड्यूस कर दे रहा है। इस केस में पावर फैक्टर का इम्प्रूव होना उतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि करंट में जो कमी आ रही है Z2 की वजह से,
और स्लिप की वजह से, मतलब फ्रीक्वेंसी की वजह से, वो जो करंट को ज़्यादा कम कर दे रहा है वो टॉर्क को कम कर दे रहा है। मतलब पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट जो अभी भी बना हुआ है वो टॉर्क को बढ़ाए हुए नहीं रख पाता है, टॉर्क को रिड्यूस कर देता है। तो बेटर यही होता है इसका मतलब कि धीरे धीरे R2 को हमें कट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि I2R लॉसेस भी बढ़ जाते हैं और Z2 के बढ़े हुए होने पर I2 जो रिड्यूस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के कम होने पर भी जो I2 रिड्यूस हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, टॉर्क अपने आप कम हो जाता है। तो बेटर है टू कट आउट दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से मैंने आपको डेवलप स्टार्टिंग टॉर्क बताया, और ये डेवलप स्टार्टिंग टॉर्क के बेसिस पर ही मैंने दो टाइप की इंडक्शन मोटर्स डिस्कस की आपसे, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम पावर फैक्टर जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा डेवलप नहीं होता, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर देते हैं R2 बढ़ा के, पर बाद में उसे हमें कट आउट करना पड़ता है। पर ठीक है, स्टार्टिंग में हाई लोड में अगर आपको टर्निंग इफेक्ट बड़ा वाला देना है तो आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो वो आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से ये दो टाइप की मोटर्स मैंने आपसे डिस्कस की, पर इनका कंस्ट्रक्शन बेस्ड डिफ्रेंसिएशन मैं अभी आपसे आगे के वीडियोस में डिस्कस करूँगी। स्पेशल वीडियोस मेरा इन दोनों के कंस्ट्रक्शन पर ही होगा। तो उम्मीद है आपको मेरा डिस्कशन आज का समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए और मेरे वीडियोस की हेल्प लीजिए। थैंक यू।